चलिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पांचवा पे क्या होता है, फॉस्फेट अटैच रहता है, और यहाँ पे अगर कोई दूसरा स्ट्रैंड अटैच नहीं हुआ तो ये बन जाएगा 5 प्राइम एंड, है ना, ये हम लोग पढ़े हुए हैं बायोमोलिक्यूल्स में। और 3 प्राइम के साथ हमारा क्या अटैच रहता है, ठीक है, ऐसे अटैच रहेगा, यहाँ पे अटैच रहेगा कि नहीं अटैच, सॉरी, यहाँ पे कार्बन है तो ये नेक्स्ट अटैच रहेगा यहाँ पे, है ना, नेक्स्ट अटैच रहेगा, यहाँ से थर्ड के साथ और अटैच रहेगा। इसी तरह से ये चलता जाता है इस डायरेक्शन में, इसीलिए कहा जाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। गुड, वेरी गुड। चलिए, तो ये कहिएगा GAATTC या GAATTC, किसी भी डायरेक्शन में कहिए, सेम चीज आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है कि नहीं है, ये क्या है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। हम लोग को पता है कि पैलिंड्रोम क्या होता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। Restriction enzyme cuts strand of DNA a little way from the center of the palindromic site. Okay, so restriction enzymes cut the strand of DNA a little away from the center of the palindrome sites. यानी ये क्या हो गया, ये सेंटर है, ठीक है, ये क्या है, ये सेंटर है इसका, यहाँ से शुरू हुआ है, तो ये यहाँ पे नहीं काटेगा, ना ही बीच में इसको सेपरेट करेगा, इस तरह से सेपरेट नहीं करेगा। अगर करता है तो क्या बन जाएगा, ब्लंट एंड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे चिपकाना है ना, यहाँ पे क्या करना है, हाँ जी, यहाँ पे बनाना है स्टिकी एंड, दिख रहे हैं, हाँ जी, बहुत बढ़िया लग रहे हैं हम। चलो यहाँ पे रख देते हैं, हो गया। तो यहाँ पे क्या बनाना हम लोग है, स्टिकी एंड बनाना है। अगर हम बीच से ऐसे काट देते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ब्लंट एंड बन जाएगा, ठीक है। तो बीच से नहीं काटता है, ये बीच से थोड़ा सा हटके काटता है, और ये क्या काटेगा, जी और ए के सीक्वेंस को काटेगा, जी और ए के सीक्वेंस के बीच का काटेगा, ये जी और ए के सीक्वेंस के बीच से काटेगा ये, ठीक है। So restriction enzyme cut the strand of DNA little away from the center of the palindrome sites, but between the same two bases on the opposite strand. यानी ये दोनों क्या बेस पेयर है, ये हमारा यहाँ पे मान लीजिए GAATTC है, और यहाँ पे क्या CTTAAG है, ठीक है। यानी ये हमारा एक बेस पेयर है और ये हमारा दूसरा बेस पेयर है, तो ये दो बेस पेयर है। तो यहाँ पे जो काट रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, थोड़ा सा इधर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये जी और ए में काटेगा, जी और ए में काटेगा यहाँ पे। सो ये जब जी और ए के बीच में यहाँ पे कट कर रहा है, जी और ए के बीच में जब कट कर रहा है, तो ऑपोजिट स्टैंड में भी ये वहीं पे कट करेगा, ठीक है, इस जगह पे जहाँ कट कर रहा है वहीं यहाँ पे भी कट करेगा। सो दैट्स व्हाट हियर इट्स सेइंग कि टू बेसेस, सेम टू बेसेस ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड, ऑपोजिट स्ट्रैंड में भी सेम टू बेसेस होंगे, ठीक है, ओके। दिस लीव्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड्स। इससे क्या हो जाएगा, ये एंड में एक सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन, ये मान लीजिए अगर कट रहा है तो यहाँ से सेपरेट कर दे रहा है, तो इससे ये क्या होगा, अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, एक ऐसा पोर्शन है जो अटैच है, बाकी सारा कट है। आप देख सकते हैं ऊपर में, यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रैंड है यहाँ पे अटैच है, और यहाँ पे ये अटैच है, एक तरफ से है, बाकी सब क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है, और ये दोनों सेपरेट हो गया है। इतना दूर सिंगल स्टैंडर्ड है और ये इतना दूर सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन ये क्या है, दोनों अटैच है यहाँ पे, ठीक है। सो वही यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, दिस लीव्स सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन एट द एंड्स, देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड्स, और इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसीलिए हम इसको कहेंगे ओवरहैंगिंग। ये हैंगिंग है, लटक रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसके ऑपोजिट वाला क्या काट के हमने सेपरेट कर दिया, तो ये हैंग हो रहा है, यहाँ से भी ये क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है, तो ये दोनों हैंगिंग, तो इसलिए कहेंगे ओवरहैंगिंग स्ट्रैंड्स,
क्या यहाँ पे है, यहाँ पे ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड्स ऑन ईच स्ट्रैंड। हमारे इस स्ट्रैंड पे भी हैंगिंग है और दूसरा स्ट्रैंड पे भी हमारा हैंगिंग है, दोनों तरफ हैंग कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये दोनों तरफ हैंग कर रहा है। क्लियर है? और इसको हम कहेंगे स्टिकी एंड्स। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए दूसरी तरफ ये क्या है हमारा, मान लीजिए हमारा क्या है, हमारा ये होस्ट नहीं वेक्टर आई मीन फॉरेन डीएनए है और ये होस्ट है, तो ये जब नीचे वाला पोर्शन रहेगा और ये ऊपर वाला, तब जाके यहाँ पे इक्वली अटैच हो पाएगा इजीली। तो ये भी स्टिकी एंड है और ये भी स्टिकी एंड है। ठीक है, these are named so because they form hydrogen bond with their complementary cut counterparts। इसमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा एक डीएनए का स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड का ये जो न्यूक्लियोटाइड है और दूसरे स्ट्रैंड का ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये दोनों जब एक दूसरे से अटैच होते हैं तो डबल बॉन्ड से कुछ अट्रैक्ट होते हैं, अटैच होते हैं, और कुछ ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं, है ना, ट्रिपल बॉन्ड के साथ यहाँ पे अटैक होते हैं। ऐसे इस तरह से होते हैं। अगर ओरिजिनल डीएनए का स्ट्रक्चर देखिएगा तो प्यूरिन और पायरिमिडिन रिंग होता है ना, प्यूरिन और पायरिमिडिन रिंग। तो मान लीजिए अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो ये डबल बॉन्ड से अटैच होगा, ठीक है, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड से भी अटैच होगा। आपको ये एक बॉन्ड बनेगा, ये दूसरा और तीसरा, इस तरह से, मतलब ये प्यूरिन और पिरिमिडिन रिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बनेंगे, राइट। तो ये क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल डबल होता है इस तरह से, कुछ मॉलिक्यूल सिंगल होता है। ठीक है, इसी से प्यूरिन और पिरिमिडिन होता है। तो ये यहाँ पे अटैच होता है और किस चीज से अटैच होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होता है। तो जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे बॉन्डिंग टूटेगा, लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पे अफिनिटी रहेगा तब जाकर अटैच हो जाएगा और वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड इक्वली अटैच होंगे। ठीक है, वही यहाँ पे बता रहा है कि दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटरपार्ट्स। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे और स्टिक हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और इसीलिए स्टिकी एंड कहलाता है। इसीलिए क्या कहलाता है, स्टिकी एंड, ब्लंट एंड ही कहलाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर काउंटर पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टिकी एंड। समझ में आ रहा है यहाँ पे स्टिकी एंड हम क्यों कहते हैं। The stickiness of the ends facilitate the action of enzyme DNA like ligates। ये जो स्टिकीनेस है, यहाँ पे स्टिकीनेस है और नीचे वाला पोर्शन में यहाँ पे स्टिकीनेस है, दोनों जब ऑपोजिट ऑपोजिट में आकर जब अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे अटैच होगा, तो ये यहाँ पे अटैचमेंट के लिए हमें चाहिए लाइगेस एंजाइम। हमें क्या चाहिए, डीएनए लाइगेस एंजाइम की जरूरत है। और ये जो हमारे डीएनए लाइगेस है, ये क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी है यहाँ पे, अटैचमेंट बहुत ही आसान होगा, यहाँ पे इजी होगा। और यही कह रहा है कि फैसिलिटेट्स यानी आसानी से उसको अटैचमेंट में मदद करेगा। ठीक है, हमने पढ़ा ऑलरेडी, आप लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पढ़ा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। फैसिलिटेटेड यानी अगर मान लीजिए पोरिन है, हाँ, पहले से है, उसको फैसिलिटेट करता है जाने के लिए, जाने में मदद करता है, उसको आसान रास्ता देता है। तो फैसिलिटेशन उसी को कहते हैं। ठीक है, फैसिलिटेट कर, जो एंजाइम है यहाँ पे, ये बहुत ही यूजफुल और बहुत आसानी से वो अटैच हो जाता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज प्रेजेंट, विच मेक्स द एंड स्टिकी एंड। क्लियर है? आ रही बात समझ में? आ रही समझ में आ रही? देखे हो नहीं देखे हो? देखे हो, समझ में आ रही? एकदम सही पकड़े हो। अच्छा, आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, समझ में? तो समझ में अगर आ रहा है तो क्या करिए, पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में जाके थोड़ा सा बता दीजिए समझ में आ रहा है, टिक लगा दीजिए फटाफट से भी। समझ में आ रहा है? ठीक है, टिक लगा दीजिए जगह समझ में आ गया हो तो। और जहां समझ में नहीं आया वहां चैट बॉक्स में वो पर्टिकुलर पार्ट को डाल दीजिए। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस
आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन, हमें भूल नहीं जाना है, हम डीएनए के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, डीएनए के स्ट्रैंड्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हमें टॉपिक से भटकना नहीं है। वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हम इस एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इस पॉइंट पे कट करके इसको अलग कर देता है, यहाँ पे स्टिकी होने की वजह से वापस से अटैच हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अलग कर रहा है, सेपरेशन के लिए, कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, restriction endonucleases are used in genetic engineering. Restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA. ठीक है, अगर यहाँ से कोई डीएनए का स्ट्रैंड कट किया गया है, मान लीजिए लंबा सा डीएनए है और यहाँ पे वो सीक्वेंस है, और हमने क्या किया, इसको यहाँ से कट कर दिया, तो ये सेपरेट हो गया, सेपरेट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ और फॉरेन डीएनए आकर अटैच करवा देंगे, यहाँ पे अटैच हो जाएगा फॉरेन डीएनए। अब ये कौन सा डीएनए बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। और हम अब क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से कटवा कर क्या हुआ, अब इसी को सर, इसी पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसी पे होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से जो कट फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे बना है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी हमारा जो फॉरेन डीएनए है, ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पे ये हमारा फॉरेन डीएनए है, और ये हमारा क्या है, ओरिजिनल नॉर्मल होस्ट डीएनए है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट इसीलिए कहेंगे क्योंकि हमने फॉरेन को होस्ट को से जोड़ दिया है, हमने कंबाइन कर दिया है। ठीक है, इसीलिए क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। देखो उसके बाद से अब ये यहाँ पे जो भी आगे का डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए मल्टीप्लिकेशन होगा, तो सेम टाइप का, जो क्योंकि हमने अटैच किया दूसरा, सेम टाइप का कॉपीज अब प्रोड्यूस होने लगेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको कट करते हैं, अलग अलग फ्रैगमेंट में कट करते हैं, और फिर हम रन करके हम उसको आइसोलेट करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हम इसको कट करके अलग अलग फ्रैगमेंट्स को हम आइसोलेट करते हैं, और उसको उठाकर हम प्लास्मिड में अटैच करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, प्लास्मिड में अटैच करते हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स को। ठीक है, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करके यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहा है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहा है, यहाँ पे कंबाइन किया है। तो देखो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे हम लोग समझेंगे, when cut by the genetic engineering to form recombinant molecules of the DNA which are composed of DNA from different source or genomes। तो ये दूसरा है फॉरेन डीएनए, तो डिफरेंट जीनोम है, डिफरेंट जगह से हमने लिया है, और ये डिफरेंट है, लेकिन दोनों में वो सीक्वेंस है, और इसीलिए एंजाइम उस सीक्वेंस को कट कर दिया है। ठीक है, when the cut by the same restriction enzyme the resultant DNA fragments, बहुत चिल्ला रहे हैं ना, जोर से बोल रहे हैं। आपको बार वाला सुनाई दे रहा है? हाँ भाई, अभी भी सुनाई दे रहा है। ओके, कोई नहीं, तो थोड़ा धीरे ही बोलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं हमसे हो पा रहा है। Anyway, ठीक है, तो when cut by the same restriction enzyme the resultant DNA fragment have the same kind of sticky end। क्या होता है, सेम काइंड का होता है स्टिकी एंड, एंड दीज कैन बी जॉइंड टुगेदर एंड टू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज कर सकते हैं सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अच्छा, यहाँ पे देखिए नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में क्या है, ये है फॉरेन डीएनए, है फॉरेन डीएनए, और ये है वेक्टर प्लाज्मिड। हम फॉरेन डीएनए को क्या करेंगे, हम कट करेंगे। ठीक है, फॉरेन डीएनए को कट किया गया यहाँ पे, अरे बस अभी फॉरेन डीएनए कट किया। अब इस फॉरेन डीएनए के फ्रैगमेंट को क्या किया गया, इस प्लाज्मिड में अटैच कर दिया गया यहाँ पे।
और ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अरे बस समझ में, आगे समझ में, चलो बढ़िया। क्या क्या होता है, हम आपको एक छोटी सी चीज बता रहे हैं। एक डीएनए सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि सिर्फ ही सीक्वेंस हो, ठीक। मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ, और वो सारे जगहों पर वो कट लगाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक एंजाइम एक ही जगह पर कट लगाएगा, वो सारे जगह पर वो कट लगाएगा, ठीक है, जहां जहां उसको वो सीक्वेंस फ्रैगमेंट्स को, ठीक है। तो हमने क्या हुआ, ये फॉरेन डीएनए है, इसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला और वो कट कर दिया। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने इसमें डाला वेक्टर डीएनए में, यहाँ भी इसने क्या किया, इसको कट करके इसको सेपरेट करके हटा दिया, और इस जगह पे हमने इसको क्या किया, प्लेस कर दिया, और बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या करेंगे, इकोलाई में डाल देंगे, क्योंकि क्या प्लास्मिड है, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, बाइनरी फिशन से या जो भी इसका रिप्रोडक्शन है, तो दो ही डिवाइड हो रहा है ना, तो बाइनरी फिशन हुआ ना यहाँ पे, है कि नहीं है। एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में डिवाइड हुआ, बाइनरी फिशन। एनीवेज हम उसकी बात नहीं कर रहे, रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, एक को दो में तो हमारा जो ट्रांसफॉर्म्ड मटेरियल है, हमारा जो ट्रांसफॉर्म मटेरियल है वो क्या हुआ, वो भी दो में डिवाइड हुआ। यानी एक प्रोसेस हुआ यहाँ पे, कटिंग ऑफ डीएनए, डीएनए, हाँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन हुआ, वेरी गुड। तीसरा क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को। पहले हमने डीएनए फ्रैगमेंट को कट किया, उसको हमने क्या किया, अटैच करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने क्या किया, हमने बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म किया। उसके बाद उस बैक्टीरिया से क्या हुआ, क्लोन मटेरियल हमने प्रोड्यूस किया, यानी सेम टाइप का डीएनए दो बना तो क्लोन कहलाया। इसी को कहेंगे ना जीन क्लोनिंग। होगा कि नहीं होगा ये जीन क्लोनिंग, इसको कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ऑब्वियसली कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोन फॉर्मेशन हो रहा है, सेम टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे दो दो बन रहा है, और चार बनेंगे, आठ बनेंगे, इस तरह से बनते जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। तो यहाँ पे हमने क्लोन कर दिया इसको। लेकिन लेकिन एग्जैक्टली हम आगे पढ़ेंगे कि और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को आइसोलेट करते हैं, इल्यूट करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। जीन गन का भी प्रयोग करते हैं, सही है। तो जीन गन का प्रयोग हम करते हैं फ्रैगमेंट्स को अटैच करने के लिए, भेजने के लिए अंदर। एनीवेज, तो ये चीजें यहाँ पे समझ में आ गई सबको यहाँ तक, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का रिप्रेजेंटेशन है, कैसे बना है और वो कैसे वो ट्रांसफॉर्म हुआ, कैसे यहाँ पे क्लोन हुआ, हमने देख लिया। यहाँ पे समझ में आया सबको, आया तो बताइए हमें, अगर समझ में आया तो हमें ग्रीन सिग्नल दे दीजिए, आगे बढ़ जाए। पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे ग्रीन टिक लगाने का ऑप्शन होगा, उसको अगर टिक आप अगर समझ में आ गया तो उसको टिक लगा दीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो टिक मत लगाइए।
लगी नहीं, कारण क्या है? मोबाइल हैंग हो गया क्या? हट गया? समझ नहीं आया क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। लो हम आ गए। हे प्रभु। चलो यहाँ पे आगे क्लास बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे हम, ठीक है? उसका आंसर, और सिर्फ पर्टिकुलर इंसान से ही हम क्वेश्चन पूछेंगे। जब तक वो आंसर वो इंसान नहीं देगा वो हम आगे नहीं बढ़ेंगे और उस इंसान को हम पनिशमेंट देंगे, ठीक है? कौशिकी वर्मा, पहला सवाल। कौशिकी वर्मा, आपसे हमारा पहला सवाल है, अपना ऑडियो ऑन करके मुझे जवाब दीजिएगा, चैट बॉक्स में डालने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑप्शन दे देते हैं अनम्यूट करने का, ऑप्शन दिया हुआ है, तो अपना माइक को अनम्यूट करिए पहले तो। कौशिकी वर्मा। कौशिकी वर्मा सो रही है क्या? कौशिकी वर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। रोहित आनंद सर हैं यहाँ पे? रोहित आनंद सर, रोहित आनंद सर, जो यहाँ पे अभी नहीं प्रेजेंट, अपना अटेंडेंस नहीं दिखा रहा, यानी अपना अटेंशन नहीं दिखा रहा, नेम नोट करिए।
और हम होमवर्क देंगे, उस होमवर्क को उनसे आप ले कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कौशिकी वर्मा अभी कोई रिस्पांस नहीं दे रही है, उनके पेरेंट्स से बात करें, पता नहीं ये फोन रख के सोने चले जाती हैं या कहीं चले जा रहे हैं। कुमारी साक्षी, अपना माइक अनम्यूट करिए। कुमारी साक्षी, कुमारी साक्षी, ये थर्ड एंड लास्ट कॉल है, नहीं है? चलो आयुषी सिन्हा, अपना माइक अनम्यूट करिए आयुषी सिन्हा। हाँ आपका, हाँ म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब देने के लिए अनम्यूट करके आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। ओके, फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस? रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है? ये क्वेश्चन गया आयुषी सिन्हा को। आयुषी सिन्हा माइक अनम्यूट करके जवाब दे। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? आयुषी सिन्हा, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है? सर वॉइस आपका लैग कर रहा है बहुत ज्यादा। तो क्लास के जब हो रहा था तो बता देना चाहिए ना। जब क्वेश्चन पूछे तो लैग कर रहा है, पहले बताना था। चलिए कोई बात नहीं, अभी अगर वॉइस क्लियर है, अभी अभी क्लियर है? यस सर। हाँ बताइए, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? चलिए हर्ष, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है। हर्ष, आपसे अनम्यूट करके अपना आंसर दीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिएगा। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? बोलिए। सर एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करना है जो कि डीएनए के क्लीवेज में हेल्प करता है। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का फंक्शन पूछ रहे हैं हम, ठीक है। पर्टिकुलर उसका फंक्शन बताइए। सर प्रोड्यूसेस एन एंजाइम दैट हेल्प इन द क्लीवेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। गूगल बाबा यही बताए हैं? नो सर। तो जो बता रहे सही से, तो अच्छे से पढ़ के समझ के इसके बाद बता सकते हैं आप, ठीक है। गूगल का सहारा जब लेना ही तो अच्छे से लीजिएगा, ठीक है। अनम फातिमा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, हाँ अनम फातिमा, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का फंक्शन तो ठीक है, एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? यस यस सर। हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? बताइए। हाँ चलिए म्यूट कर लीजिए। नेहा कृति, नेहा कृति, आप बताइए, सेम क्वेश्चन का आंसर बताइए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसे कहते हैं? हाँ जी, कहाँ गए? गायब हो गई नेहा, गायब। तान्या राज, चलिए आप बताइए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? सर क्वेश्चन रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस का फंक्शन बताना हाँ जी है। हाँ तान्या बताइए। क्यों नहीं बोल रहे हैं?
आप ही से हेलो पूछ रहे हैं। हेलो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन भाई हम पूछ। सर, वो इंटरनली अंदर की तरफ से कट करता है। अच्छा, अंदर की तरफ हाँ, से कट अंदर करता है, इंटरनली। इंटरनली। ओके इंटरनली। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, राशि सिंह। हो गया मेरा। हाँ हो गया, आपका हो गया। राशि सिंह, रोहित आनंद सर हैं यहाँ पे? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। आप लोगों का जो जो यहाँ पे क्वेश्चन के वजह से लेफ्ट होकर निकल गया या नेटवर्क के वजह से हो सके, क्योंकि अभी तक 20 पार्टिसिपेंट्स थे और अचानक से 13-14 पे पहुंच गए, तो उन सभी को हम जो देने वाले होमवर्क वो हम लास्ट में बताएंगे, क्लास के लास्ट में। बाकी सभी यहाँ पे हैं, सभी यहाँ पे सुन रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ है मोहम्मद सारिक? हाँ, मोहम्मद सारिक, और आपको हम देख ही नहीं पाए। मोहम्मद सारिक, आप बताइए हमारे डीएनए लाइगेज का फंक्शन क्या होता है? सारिक, हेलो, हेलो, मोहम्मद सारिक, मोहम्मद सारिक। रोहित आनंद सर, हम नेम बोल रहे हैं, नोट करिए। यस सर। हाँ आ गए। बताइए डीएनए लाइगेज का फंक्शन क्या है? यस डीएनए लाइगेज का फंक्शन क्या है? सर, डीएनए हाँ, बताइए। जाइए गूगल पे सर्च करिए। ओके, खैर, तो हम आशीष, नेक्स्ट आपसे। आशीष, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, ठीक है। आशीष, आपसे क्वेश्चन ये है कि हमारे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब कट करता है वहां पे कौन सा एंड प्रोड्यूस होता है? आशीष कहाँ गए? निकल गए ना? रोहित आनंद सर, ये सही, मतलब स्ट्रिक्टली हम आपको बता रहे हैं, ये सब नेम नोट करिए। जो जो मीटिंग पे पहले अभी 5 मिनट पहले थे और अभी जो जो मीटिंग से लेफ्ट हुए हैं और जो अभी मीटिंग में होते हुए कोई आंसर नहीं कर रहे, वॉइस अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, उन सबका नाम नोट करके मुझे भेजिए और उन सबको फोन करके उनसे बात करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये हम आपको बोल रहे हैं, इट्स रिक्वेस्ट टू यू कि डू प्लीज डू इट, बिकॉज ज्वाइन करके मोबाइल रख के चले जाना या फिर सिर्फ क्वेश्चन पूछते वक्त निकल जाना वहां से, ये इट्स नॉट राइट, ठीक है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग हमसे बताइए। यहाँ पे मीटिंग लेफ्ट हो जाने से आप लोगों का आंसर नहीं मिल जाएगा, ठीक है। मीटिंग को छोड़ के चले जाने से आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, फेल हो जाओगे एग्जाम में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई और पढ़ाने नहीं आएगा, फेल हो जाओगे। उससे अच्छा है कि अभी पूछ लो, जो प्रॉब्लम है अभी हमसे पूछ लो, डिस्कस कर लो। हाँ हाँ प्रियांशु, बताइए क्या प्रॉब्लम है? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें सही नहीं है, सो प्लीज अगर प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है, तो हमसे बताइए। ऐसे मीटिंग छोड़ के जाना, सिर्फ क्वेश्चन जब पूछेंगे तब मीटिंग छोड़ देना, उस बाकी सब बैठ के झूठ मूठ कर टाइम पास करना, दिस इज नॉट राइट फॉर यू। मेरा क्लास हो रहा है, मेरा सैलरी मिलेगा, मेरा तो क्लास खत्म हो रहा है, सिलेबस निकल रहा है, बट दिस इज नॉट गुड फॉर यू गाइस, ठीक है। तो प्लीज अपना अपना ख्याल खुद रखें, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो खुद पूछें, राइट?
आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है? डीएनए लाइगेस। चलिए, you may have realized this that normally unless one cuts the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. Which means अगर मान लीजिए कि हम फॉरेन डीएनए है, ठीक है, इस फॉरेन डीएनए में हम कोई और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हैं और प्लास्मिड डीएनए में कोई और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हैं, तो अलग अलग साइट को कट करेगा, है ना, और वहां पे क्या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन पाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए जो कट करना होगा वो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना होगा। ये जो है एनसीईआरटी इस पे स्ट्रेस कर रहा है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। जो हमारे डीएनए हैं, ठीक है, यहाँ हमारे डीएनए बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में अगर कट कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये कैसे हम इनको सेपरेट करेंगे, ठीक है, सेपरेशन टेक्निक क्या होना चाहिए, ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। इसके पहले कि हम लोग पढ़ें, लेट मी गिव यू फ्यू फंडामेंटल्स। हम कुछ फंडामेंटल आपको बता देते हैं और उस फंडामेंटल के मदद से आप लोग आगे के आने वाले जो पॉइंट्स हैं या पैराग्राफ है वो समझ पाओगे। एंड व्हाट इज दैट फंडामेंटल? पहले तो हमें समझना है कि जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं तो एक हम जेल का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, जेल का इस्तेमाल करते हैं, जेल के मदद से ही हम किसी चीज को सेपरेट करते हैं। ये देखो ये पूरा जेल है, जेल के मदद से करते हैं, और जेल के मदद से करते हैं, और जो प्रोसेस का नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, ठीक है, जेल का इस्तेमाल करते हैं और प्रोसेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी इलेक्ट्रोड के इस्तेमाल से, इलेक्ट्रोड या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कैथोड और एनोड के मदद से हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर मटेरियल को रन करवाते हैं, ठीक है, रन करवाते हैं इस जेल में, इस जेल में, और इसीलिए इसका नाम पड़ा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक होता है, जैसे मान लीजिए हम सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल है कि आप लोग घर पे कर सकते हो, ठीक है, घर पे क्या कर सकते हो? इसको कर सकते हो। कैसे? एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर ले लो, अभी हम करके दिखा सकते हैं। एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर दे दीजिए, छोटा पीस ऑफ पेपर जो कि थोड़ा सा लंबा हो, ठीक है, छोटा पीस ऑफ पेपर, इतना बड़ा क्या करोगे, इतना बड़ा में कल्याण हो जाएगा, ठीक है। हम एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर ले लिए, इस पीस ऑफ पेपर को हम क्या करेंगे, वहां पे वाटर बॉटल दीजिए, यस, हम थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, ठीक है, हम क्या किए, थोड़ा सा पानी ले लिए, और हम इस पीस ऑफ पेपर को क्या कर रहे हैं, हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिप कर रहे हैं, बस हल्का सा डिप करके हम छोड़ दिए, एकदम हल्का सा डिप किए हैं, पूरी तरह से हमने डिप नहीं किया, एकदम हल्का सा डिप किया है। कुछ देर हम अगर ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, कुछ देर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या होगा, रिजल्ट क्या होना चाहिए? टाइम लगेगा, बहुत स्लो मूवमेंट होगा, क्योंकि इसमें फोर्स बहुत कम है, इसलिए स्लोली मूव करेगा, बट मूव करेगा। हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मूव करेगा। व्हाई इट मूव्स? ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, इसको हम कहते हैं कौन सा प्रोसेस है? ऑस्मोसिस ना, ना, हम इसको क्या कहेंगे, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन कह सकते हैं, कैपिलरी मूवमेंट नहीं कहेंगे, कैपिलरी एक्शन कह सकते हैं, कैपिलरी मूवमेंट कह सकते हैं, यस, कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी मूवमेंट कह सकते हैं। सो
क्या होगा, ये धीरे धीरे देखो हमने हल्का सा डिप किया था और ये हल्का सा डिप करने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर गया है वाटर मॉलिक्यूल। हम इतना नहीं डिप किए थे, एकदम बस उसको टच करवाए थे, मूव कर गया। कुछ देर और छोड़ेंगे तो और मूवमेंट जाएगा, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अब छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, मूव करें। तो ये क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। व्हाई इट इज मूविंग, बिकॉज पोर्स पोर्स प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर पोर्स होते हैं और इस पोर में ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने कोई चार्ज नहीं लगाया, यहाँ पे कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रिक नेगेटिव इलेक्ट्रोड नहीं लगाया, कैथोड एनोड का यहाँ पे कनेक्शन नहीं दिया, लेकिन ये क्या है, मान सकते हैं कि ये हमारा जेल है। इसी तरह से एक जेल हम तैयार करते हैं, जेल में एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव करंट लगाते हैं और इस जेल में डीएनए मूव कराते हैं। तो क्या करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन, एक तरफ नेगेटिव होता है दूसरी तरफ पॉजिटिव, और जिस तरफ नेगेटिव होता है हम उसी तरफ डीएनए डाल देते हैं, और डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, और वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिवली चार्ज की तरफ और वो डीएनए मूव करेगा। दैट इज व्हाट दिस इज गिवन हियर। यही है ये, हमने यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल मूव कराया, वाटर मॉलिक्यूल के जगह पे हम डीएनए रख देंगे और उस डीएनए को हम मूव कराएंगे, यानी वाटर जैसा मूव कर रहा है विदाउट इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज के बिना, इलेक्ट्रिसिटी के बिना मूव कर रहा है, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी के मदद से मूव कराएंगे, राइट, और मूव कराएंगे तो सेपरेशन होगा। सोचिएगा, आपके पास जो है, आपके पास क्या है, आपके पास हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अपने जनरल लाइफ से हम सीखते हैं। तोरी और गेहूं का खेती एक साथ होता है, होता है, क्या होता है, तोरी और गेहूं का खेती क्या होता है, एक साथ होता है। क्यों होता है, क्यों होता है, एक साथ खेती क्यों होता है, तोरी और गेहूं का खेती क्यों होता है? सरसों, तोरी मतलब सरसों, सरसों, सरसों और गेहूं का खेती एक साथ होता है, क्यों होता है? कोई हमें यहाँ पे बता सकता है कि क्यों होता है? देखिए ये सब फंडामेंटल्स है, ये अगर समझ गए, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में आ जाएगा, सेम चीज है, समझ में आ जाएगा क्यों होता है। हाँ, एक ही खेत में दोनों होता है, एक ही खेत में दोनों होता है। इससे क्या होता है, एक तो जमीन का बचत, और दूसरी बात ये, गेहूं का जो कीड़ा है वो सरसों को नहीं लगता और सरसों का कीड़ा गेहूं को नहीं लगता। इससे क्या हो जाएगा, अगर एक गेहूं बर्बाद भी होता है तो बाकी गेहूं तक ये फैलेगा नहीं, क्योंकि बीच में सरसों है। ये फायदा होगा, और दोनों एक ही सीजन में होता है, दोनों को कम पानी की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं, कारण है, ठीक है, खेती हो गई, दोनों को एक साथ कटाई भी होता है, अलग अलग नहीं होता है, एक साथ कटाता भी है, एक साथ कटाने के बाद उसको सेपरेट किया जाता है। हम लोग क्या करते थे ना, हम जब गांव जाते थे तो उस वक्त धान बोल रहे, गेहूं और सरसों जो है वो कटकर आता है, उसी महीने में कटकर आता है, शायद मार्च अप्रैल में हम लोग, अप्रैल मई में हम लोग घर जाते थे समर वेकेशन में, तो वहां पे बहुत सारा लोड आता था हम लोग के घर पे। तो क्या, घर की जो औरतें होती थी, खाली टाइम में दिन भर, ठीक है, पहले के जमाने में टीवी नहीं हुआ करता था, टीवी तो अब आया है ना, टीवी घर, गांव घर में इलेक्ट्रिसिटी ही अब आया, पहले नहीं था। तो पहले खाली बैठे थे, पंखा डुलाते थे। उस वक्त क्या था, सूप था, सूप आप लोगों को पता होगा सूप क्या होता है। उस सूप में इस गेहूं और सरसों दोनों को इकट्ठा लेकर ऐसे चालते हैं, ऐसे 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 करते हैं। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, सरसों सारा नीचे जगर जाएगा। क्यों, सरसों हल्का होता है और छोटा होता है। गेहूं नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि गेहूं भारी होता है और मोटा होता है। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक जेल का निर्माण करते हैं, एक जेल बनाते हैं। जैसे हमने एक पेपर काटा तोड़ा, उसी तरह से एक जेल बनाते हैं। ये जेल बनाने के लिए हमें अगरोस, अगरोस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको हम पीडीए भी कहते हैं, यानी पोटैटो पोटैटो डेक्सट्रोज अगार, ठीक है। अगर अगर भी कहा जाता है, अगर अगर एक साथ कहा जाता है। ये क्या है, एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। अगरोस का भी इस्तेमाल किया जाता है ना, तो इस क्या है, एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है, सॉलिड
होता है। पहले तो क्या रहता है, पहले ये रहता है आपको पाउडर फॉर्म में। हम इसको क्या करेंगे, मान लीजिए एक बीकर ले लिए, इसमें हमने पाउडर को डाल दिया और फिर हम क्या किए, नॉर्मल सा अगर हम इसमें पानी भी मिला देते हैं ना, पानी भी मिलाकर इसको हम डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है, तो डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा, हम इसको हल्का सा बॉईल कर देंगे, अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ये ठंडा होगा ये जेल बन जाएगा। नहीं भी ठंडा होगा तो भी ये मतलब नॉर्मली क्या होता है कि ये हम बॉईल करते हैं वाटर बाथ में, ठीक है, लेकिन मिक्स करके भी रखोगे तो जेल बन सकता है, ठीक है। लेकिन अच्छे से जेल, बहुत बढ़िया जेल बनने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से बॉईल कराते हैं। बॉईल कराने के बाद उसको कूल कराते हैं। फिर क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं और नॉर्मली ऐसे ही नहीं हम कहीं भी डाल देंगे, क्या करते हैं, हम एक प्लेट लेते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं, हम उसको कहते हैं अगरोस प्लेट। हम एक प्लेट लिए, ठीक है, उस प्लेट पे क्या करेंगे, ये एक नॉर्मल प्लेट रहेगा, इस तरह से साइड में भी रहेगा, यानी हम कह सकते हैं कि इस तरह से रहेगा साइड में भी, ठीक है, इस तरह से रहेगा। हाँ, जो भी है, ठीक है, प्लेट रहेगा, ठीक है, साइड में। तो इसको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे पूरा। हम क्या करेंगे, इस पे हम पोर करेंगे, ठंडा ठंडा होने देंगे, इसी पे गर्म ही इसको हम पोर करते हैं, क्योंकि ये जो स्टील का रहता है, स्टील का रहता है ये, ठीक है, स्टेनलेस स्टील का रहता है। और नॉर्मल प्लेट जो हम लोग इस्तेमाल किए तो स्टील का है, तो स्टील का रहता है, हम इस पे पोर कर देते हैं गरम। सो गरम से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टील को, तो गरम हम इसको पोर कर देंगे। एक लेयर, एक मोटा लेयर जब बन जाए उतना हम लोग इक्वली इवनली पोर करेंगे, ऊपर उबड़ खाबड़ नहीं, कुछ हाइट हो जाए, कुछ में कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं, एक जगह से पोर करेंगे और इक्वली एक लेयर बना देंगे। और लेयर, जैसे ही वो लेयर ठंडा होता है वो लेयर सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो लेयर हो जाएगा सॉलिड। जैसे ही वो ठंडा होगा वो लेयर सॉलिड का हो जाएगा। इसके ऊपर क्या करेंगे, इस एक प्लेट है, इसके ऊपर कवर करने के लिए एक और प्लेट रख देंगे, ठीक है, एक और प्लेट रख देंगे और यहाँ पे ओपन रहेगा ऐसे, ठीक है, ओपन रहेगा। ओपन रहेगा तो जेल दिखेगा हमें। हमें मिलता है एक जैसे मान लीजिए क्या है, कंघी है, ठीक है, क्या है, कंघी है। हम क्या करेंगे, ऐसे हाथ रखो दोनों तरफ से, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि हमने हाथ रखा है, यहाँ पे गैप है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, गैप है। हमने क्या किया, इस कोम्ब को बीच से ऐसे लगाया, लगा के निकाल दिया। क्या करेंगे, क्या होगा, हलवा बना लीजिए, ठीक है, क्या करिए, हलवा बना लीजिए और हलवा में फोर्क घुसा दीजिए, क्या होगा, वहां पे गैप बन जाएगा, राइट। हम क्या किए, एक प्लेट लिया, हमने उसको स्प्रेड कर दिया, उसके ऊपर एक और प्लेट रख दिया और हम प्लेट का जो गैप है उसमें हमने क्या किया, कंघी लगा दिया। उसको कहते हैं डीएनए कोम्ब, उसको कहते हैं डीएनए कोम्ब। हमने उस कोम्ब को यहां पे लगा दिया इस तरफ से, या इस तरफ से कोम्ब हमने इसके अंदर लगा दिया। जितना कोम्ब का जो धारा 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 रहेगा वो जाएगा, उतना वहां पे गड्ढा बनेगा, उसको कहते हैं वेल्स, उसको कहते हैं वेल्स। क्या बन जाएगा, वेल बन जाएगा, यानी वहां पे कुआं बन जाएगा, वेल्स बनेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास पहले से ही तैयार डीएनए का बहुत सारा मल्टीपल फ्रैगमेंट है। हम उस फ्रैगमेंट को क्या करेंगे, हम उस फ्रैगमेंट को इस वेल्स में, छोटे छोटे जो वेल्स हैं इस पे हम पोर कर देंगे। क्या कर देंगे, पोर कर देंगे। और इस तरफ हम पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, और इधर में नेगेटिव चार्ज। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। The DNA molecule which is present here, DNA fragment molecule which is present inside the well, when the electric field is applied here, the DNA molecule starts migrating towards the positive charge, towards the positive charge। यहां पे ध्यान से सुनिएगा एक बात, जैसे तोरी मूव करता है, गेहूं नहीं मूव करता है, वैसे ही लाइट मॉलिक्यूलर वेट डीएनए फ्रैगमेंट्स और स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट्स मूव वेरी फास्टर कंपेयरिंग टू द हेवी एंड लार्ज साइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स, ठीक है।
तो इसीलिए देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिखा है, यानी सब स्मॉलेस्ट जो है वो बहुत दूर तक ट्रेवल किया है, और देखो यहाँ पे हेवी है, यहाँ पे क्या है, हेवी है, और ये सिर्फ यहीं पे रह गया है। कारण है ना, हेवी होने का कारण क्या है, मान लीजिए बहुत लंबा डीएनए स्ट्रैंड है, बहुत लंबा डीएनए स्ट्रैंड है, वहां पे सिर्फ 2 जगह पे कट किया है, हेवी बनेगा, वहां पे लाइट नहीं बनेगा। और मान लीजिए स्टार्टिंग से लेकर 50 न्यूक्लियोटाइड तक कट ही नहीं किया है, उसके बाद जो है वो छोटे छोटे पीसेस पे कट करने लगे, हर एक 5 या 10 न्यूक्लियोटाइड पे कट करने लगे, तो स्टार्टिंग का जो 50 रहेगा वो हेवी रहेगा, है ना, हेवी रहेगा, बाकी सब स्मॉल लाइट रहेगा, तो वो मूव ही नहीं करेगा। यानी वो जो मटेरियल है वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है। फर्स्ट टू 50 न्यूक्लियोटाइड क्या है, वो अनडाइजेस्टेड है, यानी एंजाइम ने उसको कट नहीं किया है, इसलिए वो हेवी है, तो हेवी मूव ही नहीं करेगा। हेवी क्या नहीं करेगा, हेवी मूव ही नहीं करेगा। तो यहां पे देखिए, डीएनए कोम्ब है, ठीक है, कंघी का नाम है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। तो ये जो वेल है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो डीएनए है ये हेवी है, यहाँ पे देखो कोई मूवमेंट है नहीं है, कोई डीएनए गया ही नहीं, इसका मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ पे कोई क्लीवेज नहीं हुआ, यानी ये जो एंजाइम हमने इस्तेमाल किया, इसे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एंजाइम के इस्तेमाल करके हमने डीएनए फ्रैगमेंट को तोड़ा है, वो एंजाइम इस जगह पे एक्ट नहीं किया है, काम नहीं किया, क्योंकि उसका सीक्वेंस यहाँ पे नहीं मिला है, काम ही नहीं है, तो ये हमारा डीएनए बिना काम का है। क्योंकि अगर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अपना एंजाइम डाला है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, मुझे ये जीन चाहिए इसलिए मैंने ये एंजाइम डाला, ये कट ही नहीं किया, यानी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें नहीं है, किसी काम का नहीं है। या फिर देखो यहाँ पे कितना मूव किया है, यानी ये यहाँ पे आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी मूवमेंट है, फ्रैगमेंट मूव किया है, ठीक है। देखो अ टिपिकल अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड लेन 1, लेन 1 में क्या है, ये लेन 1 है, लेन 1 में क्या है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, यानी हेवी है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या नहीं हुआ है, मूवमेंट नहीं हुआ है, सो ये क्या है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड लेन, यानी ऐसा डीएनए फ्रैगमेंट जो डाइजेस्ट है, ऐसा मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। और दूसरा देखो, दूसरा यहाँ पे देखो, एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स लेन 2 to 4, सो यहाँ पे 2 3 4 ये क्या है, डाइजेस्टेड सेट है, यानी यहाँ पे डाइजेशन हो चुका है। आ रही बात समझ में, ये क्लियर है सबको, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब में डीएनए स्ट्रैंड लिया, उस डीएनए स्ट्रैंड को हमने एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मान के चली इकोर 1, हमने उसके मदद से हमने डीएनए फ्रैगमेंट को कट कराया। कट कराने के बाद मुझे नहीं पता है कि उसमें कितना फ्रैगमेंट है, कौन कौन सा डीएनए है, वो तो कलेक्शन है, मुझे नहीं पता है उसमें। अब उसमें से हमें सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक जेल तैयार करेंगे। हमने बनाया एक अगरोस जेल, उसके बाद हमने क्या किया, उसको जेल में हमें रन कराना है, तो उसमें जेल में डालना पड़ेगा डीएनए के, तो डालने के लिए जगह बनाया मैंने, वेल तैयार किया, उसमें डीएनए कोम्ब के इस्तेमाल से हमने उसमें वेल तैयार किया, ठीक है। और वेल जैसे हमने तैयार किया, उसके अंदर हमने वो जितना भी फ्रैगमेंट्स था सॉल्यूशन उसमें डाल दिया फ्रैगमेंट्स। अब वो क्या किया, अब वो मूव किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी करंट किया, पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट किया, और ये नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर जाने लगा। जब ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर जाने लगा तो सेपरेशन होने लगा, नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, क्या हुआ, वहां पे सेपरेशन क्रिएट हुआ, सेपरेट हुआ। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, सेपरेशन हुआ। अब जैसे ही सेपरेशन होता है, मान लीजिए कि ये डीएनए हमें चाहिए, अब तो ये जेल में है, हम क्या करेंगे, इस जेल को काटकर बाहर निकाल लेंगे, जेल को काटकर हमने निकाल लिया बाहर, इसमें क्या है हमारा, इसमें है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये डीएनए स्ट्रैंड है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है, यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना, बाहर निकालना है, तो कुछ सॉल्यूट यहाँ पे हम डालेंगे, कुछ सॉल्यूट होता है इसमें, जैसे हम डालेंगे ये डीएनए जो है वो बाहर निकल आएगा, ठीक है, बाहर हम इसको निकाल सकते हैं, और उसके बाद उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यस, क्लोनिंग करने के लिए।
क्लियर है बात? ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? समझ में आ गई तो ग्रीन सिग्नल दे दीजिए, टिक लगा दीजिए जल्दी से, टिक लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, नहीं लगाइएगा आप ही से क्वेश्चन पूछेंगे। टिक लगाया इसका मतलब, टिक या क्रॉस जो भी कर सकते हैं आप लोग, जरूरी नहीं है कि टिक लगाएं, क्रॉस भी कर सकते हैं, इससे पता चलता है कि आप हैं। श्वेता को समझ में नहीं आया? ओके, कौन है श्वेता? श्वेता आप माइक ऑन करिए और बताइए मुझे कि किस पॉइंट पे आपको समझ नहीं आया। यस श्वेता, माइक ऑन करिए और मुझे बताइए कि किस पॉइंट पे आपको समझ नहीं आया। चैट बॉक्स में नहीं डालिए, ठीक है? आई थिंक आप चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हो, टाइम वेस्ट है चैट बॉक्स में डालना। माइक का हमने दे रखा है ना, तो माइक ऑन करिए और बताइए। माइक ऑन करिए भाई, हेलो। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, सच में बहुत गुस्सा आता है ऐसे में, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है? बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ऐसे में। फिर से हम रिपीट करते हैं सेम प्रोसेस को। क्या हुआ? है? ठीक है, हम क्या करते हैं, हम डीएनए, हमने क्या किया, हमने डीएनए को फ्रैगमेंट किया, तोड़ा, कट किया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। इसके पहले हमने देखा ना, इसके पहले हमने क्या देखा, इसके पहले हमने देखा कि कैसे डीएनए को यहाँ पे कट किया जाता है। हमने देखा यहाँ पे कट किया गया है, यस। ये क्या है, यहाँ पे डीएनए को कट किया गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। कट करने के बाद हमने क्या किया, हमने कट किया है, टेस्ट ट्यूब में कट करके रखा हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला फ्रैगमेंट कौन सा है। हम अब हमें चेक करना है उसमें, क्योंकि अनवांटेड भी उसमें है, जो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है वो, तो हमें वो जीन नहीं चाहिए, अनवांटेड भी है, तो उसको हम कैसे हम पता लगाएंगे? तो विद द हेल्प ऑफ दिस आइसोलेशन टेक्निक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टेक्निक से हम पता करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis। यानी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस इसलिए करते हैं, जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके रखा हुआ है उसको हम सेपरेट कर सकें। सेपरेशन टेक्निक है ये क्या है, ये एक तरह का जीन सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है? जीन सेपरेशन टेक्निक है ये, ठीक है? Since DNA fragments are negatively charged molecules, they can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field through a medium or matrix, ठीक है? और वो मीडियम या मैट्रिक्स क्या है हमारा, अगरोस जेल यहाँ पे, ठीक है? Nowadays, the most commonly used matrix is agarose, which is natural polymer extracted from seaweeds. Very very important. इसको क्या करिए, इसको नोट करिए, ये जो हमारा is a natural polymer extracted from seaweed। ये पूछ सकता है कि अगरोस जेल क्या है, हाईलाइट करिए या मार्क करिए, अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टी अगरोस जेल इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स। सी वीड जो होते हैं एक तरह के एल्गे होते हैं, एक्वाटिक एल्गे होते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं, वहां से आइसोलेट किया जाता है हमारा नेचुरल पॉलीमर। क्लियर है, बारी बात समझ में? The DNA fragments separate according to their size. The DNA fragments separate according to their size through sieving effect provided by the agarose gel. Sieving effect, sieve यानी छलनी, सीव का मतलब क्या होता है, चलनी होता है, ठीक है? सीव आपने देखा होगा ना, सीव प्लेट, चलनी। जाइलम या फ्लोएम, फ्लोएम में आपने पढ़ा होगा, सीव ट्यूब्स होते हैं, जाइलम नहीं फ्लोएम में है, सीव ट्यूब्स, सीव पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे अगरोस जेल में पोर बन जाते हैं, और उसी पोर के मदद से ये डीएनए फ्रैगमेंट मूव करता है, ठीक है? बेस्ड ऑन द साइज, अकॉर्डिंग टू द साइज, हेंस द स्मॉलर फ्रैगमेंट साइज द फारथेस्ट इट मूव, यानी जो स्मॉलर है ये फारदेस्ट मूव किया है ना, दूर तक मूव किया है, ठीक है? दूर तक मूव किया है।
The separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA. अब हमें ऐसे नहीं पता चल जाएगा, हम इस डीएनए को क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेनिंग टेक्निक के लिए कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, एथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, हम इस डीएनए को क्या कर दिए, यहाँ पे सेपरेट करने के बाद ऐसे हम आंख से देखते देखेंगे और हमें पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको पहले स्टेन किया जाता है। और स्टेनिंग डाई कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, एथिडियम ब्रोमाइड। एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद उस जेल को बाहर निकाला जाता है, प्लेट से बाहर निकालिए। और एक मशीन होता, बड़ा सा, इतना बड़ा सा मशीन होता है, ऊपर कैमरा भी लगा रहता है और वो कनेक्टेड रहता है कंप्यूटर से। किससे कनेक्टेड रहता है, कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, उसमें बीच में रख दीजिए और जैसे स्विच ऑन करेंगे चारों तरफ से यूवी लाइट आएगा और उसमें पड़ेगा। जब पड़ेगा तो वो ग्लिटर करेगा। क्या करेगा, जहां जहां डीएनए स्ट्रैंड्स होंगे वहां पे क्या होगा, ग्लिटर होगा, यानी शाइन करेगा, चमकेगा। ठीक है, शाइन करेगा। जैसे कोई हम क्या इस प्रोब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो चमकता है। ठीक है, तो चमकेगा और पता चल जाएगा यहां यहां डीएनए फ्रैगमेंट है। ठीक है, सो एथिडियम ब्रोमाइड से हम क्या करेंगे, उस डीएनए को स्टेन करेंगे, फॉलोड बाय द एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। फिर हम उसको यूवी रेडिएशन देंगे और जो चमकेगा पता लग जाएगा कि डीएनए स्ट्रैंड यहां पे है। You can see pure DNA fragments in the visible light and without staining. You can see bright orange colored bands of DNA in ethidium bromide stained gel exposed to UV light. Gel exposed to UV light. जो UV light से जो जेल हम एक्सपोज करेंगे तो हमें किस कलर का दिखेगा, ऑरेंज कलर बैंड दिखेगा। ये जो यहाँ पे जो बैंड दिख रहा है, ठीक है, ये जो बैंड दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर बैंड हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, The separated bands of DNA are cut out from the agarose gel. हम agarose gel से क्या करते हैं, कट करके बाहर निकालते हैं, extracted from the gel piece. This step is known as elution. Very important. Elution में क्या होता है, अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको लिखना है कि हम जेल को क्या करते हैं, जेल से डीएनए को कट करके बाहर निकालते हैं, फिर उसमें से डीएनए को सेपरेट जब करते हैं, इसी प्रोसेस को हम एल्यूशन कहते हैं। यहां से हमने जेल से कट करके निकाला और ये फ्रैगमेंट को सेपरेट किया, जेल से बाहर निकाला, इस प्रोसेस को कहते हैं एल्यूशन। ठीक है, The DNA fragments purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vectors. अब जो यहाँ पे डीएनए हमें मिला है, ठीक है, जो डीएनए हमें यहाँ पे मिला है, इस डीएनए को हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड वेक्टर पे हम क्या कर देंगे, अटैच करा देंगे और ये बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, आई बात समझ में, बोलो, आई बात समझ में, सबको क्लियर है ये चीज? प्लीज हाथ उठाइए कि क्लियर हो गया है, हाथ उठाइए कि क्लियर हो गया, फिर टिक लगा दीजिए क्लियर हो गया है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। चाय पीना है, जाइए पीजिए। किसको पीना है? अच्छा, प्रियांशु को पीना है, जय प्रियांशु, चाय पी कर आइए, कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही, ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ, क्लास में आइए। बाय बाय। हम ग्रुप में डाल देंगे, सोच समझ के पनिशमेंट देंगे ना।